भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 विद्रोही और राज्य। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दमन। हमने पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाने के प्रयास किए, लेकिन आज हम उन प्रयासों को फलीभूत होते हुए देखेंगे। विद्रोह कहाँ कहाँ फैला था, हमने ये भी देखा था विद्रोह सबसे लंबा अवध क्षेत्र में चला था। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद हैं उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ, क्योंकि इस विद्रोह में सैनिकों के साथ साथ ग्रामीण तालुकेदार इत्यादि शामिल हो चुके थे। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेज़ों ने उत्तर भारत को, क्योंकि उत्तर भारत उनके कब्जे से जा चुका था, तो उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मतलब उत्तर भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, फौजियों की आसानी के लिए, जो उपद्रव को शांत करने के लिए फौजी भेजे जा रहे थे, उनकी आसानी के लिए कई ऐसे कानून बनाए जो फौजियों के हित में थे, अंग्रेज सेना के हित में थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेज़ों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सज़ा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। मतलब मई और जून 1857 में, चूँकि 10 मई को तो विद्रोह प्रारंभ हुआ था और तत्काल उन्होंने जैसे ही उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य अंग्रेज़ों के कब्जे से बाहर चले गए, तो जब उनके कब्जे से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, तत्काल उन्होंने सैनिक टुकड़ियां भेजनी थी। और लेकिन सैनिक टुकड़ियों को भेजने से पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून पारित किए थे जो सैनिकों के हित में थे। इनमें से पहला था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो कानून होता है, इस कानून का मतलब होता है मार्शल लॉ। मार्शल कानून होता है, ये ज़्यादातर सैनिकों द्वारा चलाया जाता है। सैनिकों के द्वारा चलाया जाने वाला, सैनिकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। सैनिक कानून चूँकि कड़े कानून होते हैं, तो मई जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेज़ों को भी, फौजी अफसरों को तो था ही, आम अंग्रेज जो कि कोई फौज में नहीं था, एक आम अंग्रेज था, उसको भी ये अधिकार दे दिया गया कि वो उन समूचे भारतीयों पर मुकदमा चला सकते हैं जिन पर उन्हें विद्रोह में शामिल होने का केवल शक मात्र हो। अगर उन्हें शक भी होता था तो भी वो उन पर वो मुकदमा चला सकते थे। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई। जो पहले से कानून की और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया जो भारत में लागू थी, उसको रद्द कर दिया गया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। और इस लॉ के अंतर्गत किसी भी अंग्रेज फौजी अफसर को या फिर आम अंग्रेज को ये अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी भारतीय पर जिसके बारे में उसको ये संदेह होता था कि ये विद्रोह में शामिल था, उस पर वो मुकदमा चला जा सकता था। और जो पुराने कानून थे, सामान्य कानून थे, उनको रद्द कर दिया गया था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है और सज़ाए मौत। जो भी विद्रोह में शामिल होगा उसको केवल एक ही सज़ा दी जाएगी और वो सज़ा थी सज़ाए मौत। देखिए कितना बड़ा वो लेकर आए थे विद्रोह के लिए। इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने भारत में ऐसा कानून बनाया, मार्शल लॉ लागू किया उन्होंने जैसे ही भारत में, तो अंग्रेजों से, विदेश से यानी ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां हथियारों से लैस भारत में आ चुकी थी। और जब वो टुकड़ियां यहाँ आ चुकी थी तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। और हमने आपको बताया इस कानून का सीधा सीधा एक ही उद्देश्य था, सजाए मौत।
विद्रोहियों की तरह से भी दिल्ली की सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे। वो क्या करते थे? विद्रोहियों की तरह से वे भी, यानी जैसे विद्रोही समझते थे वैसे वे भी का मतलब है अंग्रेज सैनिक जो कि ब्रिटेन से अभी अभी आए थे। तो विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे। लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, दोनों तरफ से हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ते से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ। दो तरफ से हमला बोला। चूंकि कलकत्ता अंग्रेजों का गढ़ था, वहीं उन्होंने सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की नींव डाली थी। तो एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ पंजाब से अंग्रेजी सेना ने हमला बोल दिया। पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था, मतलब पंजाब लगभग शांत था, लेकिन पंजाब से के रास्ते दिल्ली तक पहुंच सकते थे। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई। अंग्रेजों ने सोचा सबसे पहले दिल्ली को कब्जे में ले लिया जाए, क्योंकि दिल्ली भी यानी उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त हो चुके थे। तो सबसे पहले दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू की गई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिरी में जाकर पूरी हो पाई। यानी सितंबर 1857 को दिल्ली को वो पुनः वापस ले पाए। सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः विद्रोहियों के कब्जे से वापस ले लिया। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए, यानी विद्रोहियों की तरफ से भी और अंग्रेज सैनिकों की तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विद्रोहियों को भी नुकसान उठाना पड़ा और अंग्रेजों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। यानी उत्तर भारत के जितने भी विद्रोही थे वो दिल्ली की जो कि राजधानी थी उसको बचाने के लिए दिल्ली में आके आ जमे थे, जिस कारण बहुत दिनों तक संघर्ष चला अंग्रेजों के और विद्रोहियों के बीच। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। गंगा के मैदानों में अंग्रेजों की बढ़त इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी, वहाँ पर अंग्रेजों की इतनी बढ़त नहीं थी, वहाँ विद्रोही ज़्यादा थे। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। अंग्रेज टुकड़ियों को लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनको एक हर इलाका गांव सब कुछ जीतना था। कहीं भी विद्रोहियों का कब्जा ना रहे, ऐसा अंग्रेजों को करना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे, यानी अंग्रेजों के खिलाफ देहाती जनता भी थी और आम लोग भी, आसपास के लोग भी उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। जब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने का कार्य शुरू किया था तो उनको ये एहसास हो गया था कि हमारा विद्रोह सैनिकों से साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सैनिकों के साथ नहीं है, बल्कि हम ऐसे विद्रोह का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें आम जनमानस का भी पूरी तरह से भागीदारी है। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। यानी अवध का जो हमने आपको बताया था, अवध में विद्रोह का मुख्य केंद्र माना गया था। अवध में विद्रोह लंबे समय तक चला था। तो यहाँ पर अवध में जब विद्रोह चल रहा था तो एक अंग्रेज अधिकारी, फॉर्सिथ नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसको ये अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क स्त्री और पुरुष दोनों ही आबादी विद्रोह में शामिल हो चुकी थी। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज द्वारा दोबारा अपने नियंत्रण में लिया गया। मतलब दिल्ली को उन्होंने कब लिया था? दिल्ली को सितंबर, यानी दिल्ली को उन्होंने अपने अधिकार में कब लिया था? सितंबर में। सितंबर 1857 में दिल्ली ले ली थी उन्होंने। मई में विद्रोह हुआ था। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जाकर के दिल्ली उन्होंने वापस ले ली थी। लेकिन सबसे लंबा विद्रोह कहाँ चला था? अवध में।
और अवध में जाकर के, अवध को कब इन्होंने अपने कब्जे में वापस लिया था? अवध मार्च 1958 में जाकर के, यानी कुल मिलाकर के 11 महीने या 12 महीने लगभग पूरे होने वाले थे, तब जाकर के अंग्रेजों ने दोबारा अपने नियंत्रण में अवध को ले पाए थे। सबसे लंबा विद्रोह जो चला था वो अवध में ही चला था। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, अपनी सैनिक ताकत का भयानक, अंग्रेज सैनिकों ने अपनी सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। केवल सैनिक ताकत ही उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। मतलब केवल सैनिकों ने नहीं बल्कि बड़े भूस्वामियों ने और काश्तकारों ने मिलकर भी अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए, उन्होंने क्या किया था? इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। जब अंग्रेजों ने सोचा सैनिक हमारे विरोध में हैं, आम देहाती भी हमारे विरोध में हैं, तो उन्होंने सोचा, आगे देखा तो बड़े बड़े जमींदार भी उनके विरोध में थे, बड़े बड़े काश्तकार भी उनके विरोध में थे। तब उन्होंने इनको तोड़ने के लिए उनको आश्वासन दिया अंग्रेजों ने कि आपकी जागीरें आपको वापस कर दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो जमींदार विद्रोह में शामिल रहेंगे उनको जमींदारी से बेदखल कर दिया गया, और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी व भूख से दम तोड़ दिया।